नमस्कार। IND एनालिसिस आरक्षण पर आर पार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण के मसले पर एक बार फिर से सियासत जो है तेज हो चली है। हालांकि ये पहली दफा भी नहीं है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत हो रही हो, लेकिन ये सियासत के सुर ने अब और भी कहीं ना कहीं ताल पकड़ ली है। दरअसल हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के राज्य शासन के निर्णय को चुनौती दी गई थी। अब हाई कोर्ट के इस फैसले को पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी सरकार के फैसले पर मुहर बता दी है। तो बीजेपी का कहना है कि मामला अटका ही कमलनाथ की कमी की वजह से था। कमलनाथ के इस मामले को लेकर मंशा सही होती तो हाई कोर्ट से स्टे ही क्यों लगता। अब हाई कोर्ट का यह फैसला किसकी जीत है और किसकी हार है? ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए कौन ईमानदारी से प्रयास कर रहा है और इस पर जो ये सियासत है वो कब थमती, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। ये वही भाजपा है ना जिसने बीपी सिंह की सरकार को जो है गिराया था जब उन्होंने मंडल आयोग लागू किया था और ये कमंडल लेके निकल पड़े थे। तो इनका तो शुरू से ये मामला है कि ये आरक्षण के खिलाफ हैं। कमलनाथ की सरकार ने इस पर फैसला किया था। उस अध्यादेश के तहत कोर्ट ने जो है सारी विरोधी अपीलें खारिज कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि जो है कमलनाथ जी की जीत हुई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ जी फिर गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं, पर सही मायने में तो कमलनाथ जी कभी भी ओबीसी आरक्षण देने के पक्ष में रहे ही नहीं। हमारी सरकार पहले से कहती आई है कि ओबीसी को हम 27% आरक्षण देने के पक्ष में हैं। ये जो स्टे खारिज हुआ है ये केवल एक परिपत्र पर स्टे था, जबकि कोर्ट में अभी भी आरक्षण को लेकर कोर्ट ने 13% और 14% को लेकर स्टे जारी रखा है। पर मैं कमलनाथ जी को ये सलाह देना चाहता हूं कि गुमराह करने की राजनीति ना करें। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो आरक्षण पर फिर से सियासत के सुर जो है मध्य प्रदेश में तेज हो चले हैं। अब आखिर क्यों इस पर सियासत मची हुई है? क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप के दौर विपक्ष और सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ आशीष तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी, भाजपा से जुड़ चुके हैं। पवन पटेल, सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। और देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे ही करना चाहूंगी। ओबीसी को 27% आरक्षण पर जो सियासत चली आ रही है, हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण के खिलाफ जो याचिका लगी थी खारिज कर दी है। ठीक है, फैसला आपकी सरकार है तब आया है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष का कहना है ये तो आप फालतू का श्रेय ले रहे हैं, इनमें पूरी मेहनत तो उनकी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक सबसे बड़ा अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी जो काम करना सोचती है उस पर लगातार काम करती है और काम करते करते उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। और आपने देखा पिछले दिनों जब चुनाव हुए थे तो उसमें भी बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बात लोगों के सामने कही थी, वो ये थी कि हम 27% आरक्षण के साथ में चुनाव कराएंगे। 27% आरक्षण के साथ में चुनाव हुए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार देश के अंदर जो कांग्रेस के जब समय पर गतिविधियां हुई चुनाव को लेकर, आरक्षण को लेकर, संविधान की बातों को लेकर, उन सभी बातों को नकारते हुए केवल एक ही चर्चा भारतीय जनता पार्टी की थी। एक ही बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार की जाती रही कि हम आरक्षण को व्यवस्थित तरीके से करेंगे और आरक्षण जो है जो हमारे संविधान में व्यवस्था है हम उसका पालन करते हुए करेंगे। और आज जो 27% आरक्षण की बात है, इस मुद्दे को लेकर भी यदि कहना चाहिए कि आगे कोई बढ़ा व्यवस्थित रूप से, तो जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनका पालन करते हुए आगे बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी थी। तो भारतीय जनता पार्टी की तो एकमात्र स्पष्ट लाइन है कि हम एक व्यवस्थित तरीके से देश के अंदर आरक्षण की जो व्यवस्था है वो चलेगी। देश के अंदर 27% आरक्षण की जो बात है उसमें भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका रही है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भी जो संविधान है उस संविधान की रक्षा करते हुए प्रत्येक वर्ग की व्यवस्था, उनके उत्थान के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसे करते हुए ही आगे बढ़ेगी।
ठीक है, पवन जी से प्रतिक्रिया ले लेते हो। पवन जी, देखिए, आरक्षण को लेकर जो फैसला आया है, श्रेय की सियासत तो इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। भले ही कहा जाए, कमलनाथ जी का जिस तरह से कहना है कि पूरी मेहनत तो हमने की है और हितैषी हम रहे हैं, गुमराह कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। देखिए बीजेपी किस तरह गुमराह कर रही है, आशीष जी के पूरे वक्तव्य से और विश्वास सारण जी की जो बाइट सुना रही थी, दोनों से अपने आप क्लियर हो जाता है कि हम व्यवस्थित ढंग से करेंगे, हम सबको करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम कब करेंगे नहीं बताएंगे। इनका पूरी दोनों लोगों की बातें सुना और कोई भी व्यक्ति जो समझने, सोचने, आत्मचिंतन, मनन करने की जिसमें क्षमता होगी, जिसमें वो व्यक्ति इन दोनों के स्टेटमेंट को देखकर समझ जाएगा कि कौन कितने व्यवस्थित ढंग से करेंगे। अपने आप समझ में आ रहा है कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, जिसको जितनी जरूरत होगी हम संविधान के हिसाब से फलाना दिखाना। इनका देखिए इंटेंशन क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की विरोधी है। ये एकदम प्रूव है। मैं अभी प्रूव कर देता हूं। सबसे पहले नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण दिया माननीय दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी ने। 14% आरक्षण की शुरुआत की माननीय अर्जुन सिंह जी ने व्यवस्थित ढंग से, काफी पहले की बात कर रहा हूं, बड़ी व्यवस्थित ढंग से किया। और फिर कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया, पटल में रखा, उसको नियम बनाया व्यवस्थित ढंग से। नियम नहीं बनाते, पटल में नहीं रखते तो व्यवस्थित ढंग से नहीं होता तब कहते, उसको व्यवस्थित ढंग से किया इनके। अब इनके देखिए, इनकी ये वीपी सिंह सरकार के समय इन्होंने वापस ले लिया। क्यों किया ये बता दे, इसका जवाब नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, एक शब्द का जवाब दे दे आशीष जी नहीं देंगे। मैं पहले से बोल रहा हूं कि अगर ये ओबीसी वर्ग के इतने हितैषी थे और आरक्षण की इतनी पैरवी करते थे, ये चाहते थे कि संवैधानिक हिसाब से ओबीसी को उसका हक अधिकार मिले, तो जब हमारे प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जब इतने लंबे समय तक थे, तो उन्होंने 14 से 15 कहने के लिए बोल देते कि 1% बढ़ाया, आरक्षण को क्यों नहीं बढ़ाया? इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता दे दो तो मैं मान जाऊं, ये देंगे जवाब, लेकिन घुमा फिरा के इसका स्पष्ट जवाब नहीं देंगे। और 15 महीना से कम समय काम करने को माननीय कमलनाथ जी को मिला। 15 महीना, वो भी जबरदस्ती संविधान के खिलाफ इन्होंने खरीद फरोख्त करके जनहितैषी सरकार हरा दिया। जो 15 महीना काम करने को मिला, विपरीत ये चिल्लाने लगे होंगे साथ में, मुझे वीडियो दिखाई नहीं रहे होगा, चिल्ला रहे आशीष जी की नहीं। तो 27, ठीक है, लेकिन बीजेपी का तो फिर ये भी कहना है ना कि राजनीतिक भागीदारी तो उतने ही दे रहे हो ओबीसी को। फिर मुख्यमंत्री की बात हो, पुराने मुख्यमंत्रियों की बात हो या प्रधानमंत्री जी की बात हो, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी की पैतरेबाजी नहीं चलेगी। हाँ, ठीक है। आशीष जी, देखिए पवन जी ने अभी जो बातें कही निश्चित तौर पर विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका में वो अपनी बात रख रहे हैं, परंतु आप जनमानस के बीच में जाके देखें, आप इस देश के विशेषज्ञों के साथ में बैठकर देखें, और आप अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी इस बीच में बोलेंगे, तो आज आप देख रहे हैं कि लगातार यदि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, वो सभी सरकार की जो मंशा है वो संविधान की भूमिका के अंतर्गत हो रहे हैं। और जहां तक 27% आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, तो आप उस समय को याद करिए कि आपके समय कितने प्रतिशत महिलाएं उस आरक्षण का लाभ लेकर चुनाव लड़ती थी, आज कितने प्रतिशत लोग चुनाव में उतर पाते थे, और आज पिछड़ा वर्ग के लोगों को जब एक संविधान की मुख्य भूमिका, संविधान के कारण मुख्य भूमिका में आगे बढ़ने का मौका मिला, तो आज आप कहीं ना कहीं एक बार फिर इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। निश्चित है, लेकिन उनका कहना है कि आप आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। ठीक है, आप मुख्यमंत्री बैठा देते हैं, ओबीसी का प्रधानमंत्री तक की बातें करते हैं, राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत बताते हैं इसको। बाकी जो ओबीसी का जो वर्ग है उसको लेकर कितनी आपने चीजें की है, आपके फिर वो भी बात कही जाती है कि उन्होंने तो आरक्षण बढ़ाया है कांग्रेस ने, लेकिन आपकी सरकार ने षड्यंत्र रचा है। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए ही हमने लगातार काम किया है। हमने तो आयोग भी बनाए, हमने तो लगातार वह काम किए कि इस वर्ग का उत्थान होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण क्या है? आरक्षण एक व्यवस्था है कि हमारा जो भी कमजोर वर्ग हो उसको ऊपर लगाना, उसको ताकत देना, और आज वही काम सरकार कर रही है। तो सरकार का जो मूल मंत्र है वो यही है कि हम हर वर्ग को उसके सम्मान के साथ में, उसकी
योग्यता के साथ में उसे आगे बढ़ाएं और वही काम आज सरकार ठीक है। कर रही पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया, उसके बाद देवदत्त जी के पास मेरा लौटेंगे। निवेदन है, देखिए आशीष जी से मैंने एक प्रश्न किया कि शिवराज सिंह चौहान जी जब इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आरक्षण क्यों नहीं, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। इस सबको व्यवस्थित रख, मतलब आशीष जी इनडायरेक्ट बोल रहे हैं कि 27% आरक्षण के खिलाफ है और जातिगत जनगणना के खिलाफ है। एक स्पष्ट शब्द बताइए ना कि शिवराज सिंह चौहान जी ने आरक्षण क्यों नहीं दिया, मतलब आप आरक्षण ना देते हुए हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करते रहेंगे। ये आपका स्टेटमेंट से यही समझ में आ रहा है कि आप आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करेंगे। जैसे आपने युवाओं का उत्थान किया, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए उत्थान किया, उसके व्यापक जैसा योजना होती है और उस योजना के आधार पर उस लक्ष्य के साथ में काम करना पड़ता है। किसानों का उत्थान किया, 750 किसान शहीद हो गए, आपने किसानों के दुगनी करने का उत्थान सपना दिखाया और 750 किसानों को शहीद कर दिया। तो आपके उत्थान की परिभाषा तो इस देश का हर वर्ग जान चुका है कि आपके उत्थान की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, अच्छी तरह से समझ में आ गया जनता के। आप स्पष्ट बताइए कि आप आरक्षण के पक्ष में है कि नहीं है, आप जातिगत जनगणना के पक्ष में है कि नहीं है, आप चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग को उसका हक अधिकार मिले कि नहीं मिले, ये स्पष्ट बताइए। और अगर चाहते तो शिवराज सिंह चौहान जी ने इतने दिन तक आरक्षण क्यों नहीं दिया, इसका जवाब दे दीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका जवाब लूंगी आचार्य जी से। उसके पहले एक प्रतिक्रिया देवदत्त जी से। देवदत्त जी देखिए, जिस तरह से कि फैसला आया है और निश्चित ही एक समय की अगर हम बात करें तो ऐसा संयोग बैठा है कि इस समय जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से फोकस नजर आ रही है, बार बार मांग की जा रही है। जातिगत जनगणना को लेकर भी उतनी ही सियासत मची हुई है, संविधान बचाओ की रैलियां निकाल रही है और अब आरक्षण को लेकर यह फैसला, इसमें भी कांग्रेस का यही कहना है कि कोशिशें तो हमारी थी, बीजेपी ने तो इसको लेकर हमेशा से षड्यंत्र किया है, अब उसकी सरकार में आ गया तो इस तरह की सियासत मची हुई है। आपको क्या लगता है, अगर दूरगामी परिणाम हम देखते हैं, किसको फायदा इसका मिल सकता है? प्रबंधन, जाति व धर्म और दोनों पर आपस जम के हो रही है, चाहे महाकुंभ चाहे फैसले को लेकर। अभी ये ऐसा समझना पड़ेगा 27% जो आरक्षण का मूल मामला वो भी न्यायालय ने एक जो जनहित बनी थी वो खारिज की है। मूल मामला तो अभी भी बताना नहीं और क्रेडिट देने की होड़ दलों में शुरू हो गई है, सबकी अपने अपने दावे प्रति दावे, लेकिन किसकी क्या मंशा है, कौन कैसे निर्णय लेता है, किसकी कितनी भागीदारी अपने दल के अंदर करता है, कौन कितना महत्व देता है, ये सब आज जागरूक है हर वर्ग, उसको पता चलता है। कांग्रेस आरक्षण 27% के अलावा जनगणना की बात करके पिछड़े वर्ग को अपनी तरफ कर रही है, जबकि भाजपा लंबे अरसे से पिछड़े वर्ग के नेताओं को उभार कर आगे चल रही है कि हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया, पिछड़े वर्ग के हमने इतने मुख्यमंत्री बनाई, ये नेता हमारे यहाँ है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है जिसको हर कोई खुश रखना चाहता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे राजनीतिक पेच हैं, कहने को जरूर है पिछड़ा वर्ग और बहुत बड़ा संख्या और सब, लेकिन पिछड़े वर्ग में भी आप किसी एक जाति को ले लेंगे, पिछड़ा वर्ग कोई एक जाति नहीं, उसमें बहुत सारी जातु समूह है, खासकर 4-5 बड़े समूह है, जैसे कुशवाहा समाज, लोधी समाज, यादव समाज, कुर्मी पटेल समाज, ये बड़े समूह, बाकी और भी है, साहू समाज भी है और भी है, लेकिन ये बड़े समूह है। तो अब पिछड़ा वर्ग में भी ये जाति वर्ग है, इनकी कई आपस में गांव-गांव में निकलती। तो ये जो लोग करते हैं ये एक स्टंटबाजी टाइप की कई बार लगती है कि एक हम इतने पिछड़ा वर्ग के। आप बताइए श्रुति जी, तो यदि बीजेपी और कांग्रेस ने किसी सीट से 2 यादव को टिकट दे दिया, इसने भी यादव उसने कोई यादव, तो पिछड़ा वर्ग तो छोड़ो, यादव में घमासान होगा, कुशवाहा दे दिया तो कुशवाहा में घमासान होगा, लोधी दे दिया तो लोधी। वो कई ऐसे उदाहरण पिछले चुनाव में हुए हैं जहाँ लोधी टकराए, कुशवाहा टकराए। तो ये सब जो है एक बड़ा स्टंट और एक भाषणबाजी बयानबाजी के लिए है। अंततः जमीन में बड़ा हकीकत बड़ी दूसरी रहती है, सबके अपने अपने हित हैं। तो पिछड़ा वर्ग एक तो सबसे बड़ा समझने पड़े कोई जाति नहीं, उसमें बहुत सारी जातियों का समूह है पिछड़ा वर्ग जिसको कह रहे हैं। और उसमें भी जब ये राजनीतिक दल क्यों इसकी बातें जी सब उठाते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए, लेकिन देखा गया कि जब व्यवहारिक धरातल पे उतरते हैं
तो ना पिछड़ा वर्ग एक रह पाता, ना कोई एक जाति रह पाती है, क्योंकि सबको चुनाव जीतना, सबके आपस में अहम टकराते हैं और सब जातियों के नेता सब दलों में है। कोई ऐसा नहीं कि किसी एक जाति के इधर है। हाँ, कभी कभी एक बड़ा समूह आ जाता है, लेकिन निर्णायक वो भी नहीं रहता। अंत में चुनाव वही जीतता है, चाहे व्यक्ति हो चाहे दल हो, जो सबकी बात लेकर रखे। कोई एक जाति की जो बात करता है, उसके बाकी खिलाफ जातियां उसके हो जाती है। इसलिए ये सब मिथ्या है। कई लोग क्षेत्र का ठेका ले लेते, कई लोग जाति का, कई लोग धर्म की, लेकिन मैं बहुत करीब से कई बार देखता हूं तो उसके अंदर ही उसके विरोधी रहते। जैसे कोई क्षेत्र विशेष की बात करेगा तो उसके विरोधी उसके अंदर हो जाते। जाति की बात करता तो उसके वो कहते ये ठेकेदार कैसे हो रहे हैं, ये कैसे ठेका ले सकते हैं जाति का, हम तय करेंगे। और उसमें चल जाता है, जैसे जाति का आप कोई धर्मशाला बना रहे हैं, जाति के सामूहिक विवाह करा रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब वोट की बात आती है तो आजकल इतनी जागरूक हो गई कि कोई ठेकेदारी प्रथा तो वोट की समाप्त ही हो गई। पहले तो गांव में एक दो लोगों से प्रत्याशी मिलके आता था और गांव जीत लेता था। आज जिसके दरवाजे वो नहीं जाता वो वोट नहीं देता। हर एक घर घर जाना पड़ता है, क्योंकि हर आदमी जागरूक है, हर आदमी नेता है, हर आदमी अपनी कीमत समझ रहा है। तो ये जो पूरा है, ये सियासत है। कितना हित, कितना संवर्धन, जो लोग ये बात उठाते हैं उनसे कह दो कि तुम छोड़ो पद और अपने जाति समूह के किसी इसके लिए दे दो जो समाज में अच्छा काम कर रहा है। नहीं देंगे। मैं कहता हूँ ये स्वार्थों के गठबंधन है और स्वार्थों की राजनीति है और सब श्रेय लेने की होड़ कर रहे हैं, लेकिन श्रेय किसी को ऐसे नहीं मिल जाता है। श्रेय के लिए बहुत तपना, घिसना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनके बीच जाके, उनके काम के लिए, उनके लिए सब कुछ खाना पीना घर बार छोड़ के जब उनके बीच काम करो, उनके लिए समय दो, उनकी समस्याओं को हल करो, तब आदमी आपसे जुड़ता है। लेकिन फिलहाल तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ओबीसी के हितैषी की बनने की कहीं ना कहीं होड़ लगी हुई है। और इसी को लेकर प्रतिक्रिया लूंगी मैं आशीष जी से। आशीष जी, देखिए फैसला जो भी आया, मैं फिर से दोहराऊंगी कि सब में कुछ ऐसा संयोग बैठा है कि कांग्रेस तो वैसे ही जातिगत जनगणना की मांग कर रही है और आपको जातिगत जनगणना के पहले ही खिलाफ बता रही है। सवाल है आप पे तमाम, अगर हितैषी हैं तो पहले आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया, तमाम तरह की चीजें हैं। और दूसरी बात, अगर आप राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं कि हम राजनीतिक भागीदारी दे रहे हैं ओबीसी को, मुख्यमंत्री हम आपके गिनाते हैं, तो साफ तौर पर यही कहना है कि ये तो व्यक्तिगत फायदा हुआ, वर्ग विशेष को कोई फायदा पहुंचाते नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, उन सभी जन कल्याणकारी योजनाओं में आप देखेंगे कि हमारे जो पिछड़ा वर्ग के भाई हैं, उस वर्ग के लोगों को लाभ मिला। एक बात। दूसरी बात, आप सरकार की किसी भी योजना को देखेंगे तो उस योजना में इस बात का भी प्रयास किया जाता है कि हर एक कमजोर वर्ग का विकास हो सके। और आरक्षण भी, जब हम व्यवस्था देखते हैं, आरक्षण की व्यवस्था को, आरक्षण के सिद्धांत को भी हम पढ़ते हैं तो ये ध्यान में आता है हमारे कि ये एक व्यवस्था इस प्रकार की है कि एक वर्ग को कहीं ना कहीं उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, जो पिछड़ा है, पीछे है, उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और उसी क्रम में आरक्षण की भी बात आगे बढ़ी थी और आज भी लगातार आरक्षण की चर्चा हो रही है। परंतु जब आप देखेंगे कि 27% आरक्षण की बात कर रही है, तो 27% आरक्षण के लिए लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई और उसको स्पष्ट रूप से न्यायालय के माध्यम से इस प्रकार से लड़ा गया कि हम उसका व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के अंदर हो सके। और हमने तो उस व्यवस्था को लागू भी किया। और आप देखें, आज जहां कांग्रेस आरोप लगाने की बात करती है, तो हम तो अपने संगठन के अंदर भी उसी व्यवस्था के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था को रखे हुए हैं कि महिलाओं का भी आरक्षण होना चाहिए, पुरुषों को भी आरक्षण होना चाहिए, जाति के समीकरण के आधार पर भी हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रीति और नीति है और उनकी सरकार की यही एक मंशा है कि हमारे देश के अंदर कोई भी वर्ग कमजोर ना हो, हर वर्ग मजबूती के साथ इस देश की मुख्य धारा से जुड़े और उसको लेकर हम आरक्षण को लेकर लगातार काम करते रहे। पवन जी, जब कोशिशें आपकी ही थी तो सवाल तो ये भी उठेंगे कि आपकी सरकार अपने अच्छे से पक्ष रखती तो ये जो फैसला आ जाए ये पहले ही आ जाता। नहीं, पक्ष रखने कैसे, अच्छे से कैसे पक्ष रखते, शीर्षासन करते हुए पक्ष रखते।
इनका अच्छे की डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही और व्यवस्थित ढंग से ये लागू करेंगे, इसकी दोनों की परिभाषा हमको समझ से परे है। मतलब सदन के पटल में उसको नियम बनाया, 27% आरक्षण दिया, नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में हमारी पार्टी के नेता ने आरक्षण किया, 14% में हमारे नेता। अब कैसे करे, उल्टा खड़े होके नहीं किए, जल्दी मोगरा खड़े होके कि सर नीचे करके करी, कौन सा ढंग से बोल रहे हैं, और ये व्यवस्थित ढंग से करने की बोल रहे हैं। अरे हम कहते हैं अगर इतनी चिंता है आशीष जी, तो आप आरक्षण लागू क्यों नहीं करते हो, और क्यों नहीं बोलते हो कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए? क्या समस्या है आपको, बोलिए ना। हम कहते हैं आपकी पार्टी है ना, आपकी पार्टी है, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई कोई महामहिम रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा सकती है। सबूरी के जूठे पैर राम खा लेंगे, लेकिन वही सबूरी राम मंदिर में नहीं जाएगी, जहां पे जाति के हिसाब से मान सम्मान मिलता है, जहां पे जाति के हिसाब से काम मिलता है, तो वहां पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जातिगत जनगणना सबकी होगी ना, हमारे सामान्य वर्ग का साथी कौन दुखी, कौन पीड़ित है, किसको किस तरह की जरूरतें हैं, तभी तो समझ में आएगा ना किसके लिए कितना बजट एलोकेट करना है। अगर ये नवाचार करती है भारतीय जनता पार्टी, जैसे 8 बजे नोटबंदी, लॉकडाउन, उसी तरह कर दे, जाति व्यवस्था खत्म, कोई व्यक्ति आज से अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाएगा, हम स्वागत करेंगे। नहीं चाहिए आरक्षण, कर दीजिए ना, सिर्फ नाम का आगे कोई जाति सरनेम नहीं लगाएंगे, कर दें, इनमें हिम्मत है तो ये करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ बतौलेबाजी करेंगे। इनकी व्यवस्थित काम करने के ढंग को 2014 से इंडिया में और यहां से 2008 में यहां जनता ने अच्छी तरह से देख लिया है। छात्रों ने देखा कि कितना व्यवस्थित ढंग से आपने व्यापक घोटाला कराया, पैसे में कितना देखा आपने, जो सनातनी बनने का प्रयास करते उसमें आपने देखा कि महाकाल में किस तरह भ्रष्टाचार व्यवस्थित ढंग से किया आपने, नर्मदा किनारे कितना व्यवस्थित ढंग से आपने प्लांटेशन किया, कितने व्यवस्थित ढंग से किसानों को 750 किसानों को शहीद कर दिया, कितने व्यवस्थित ढंग से आपने 2700 रुपए में गेहूं खरीदा, कितने व्यवस्थित ढंग से आपने 3100 रुपए किलो में क्विंटल में धान खरीदी। पूरे आपकी व्यवस्था से इस प्रदेश की और देश की जनता अच्छी तरह से रूबरू हो चुकी है और आपकी व्यवस्था के ढंग से अब वापस आना चाहती है। किस तरह की व्यवस्था नहीं चाहिए, प्रतिभा के असली हकदार जो है उसको काम ना मिले, व्यापम जैसे घोटाले करके दूसरे लोगों को आप दूसरे रास्ते में कर दीजिए। इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी का कथनी करनी है, आशीष जी जवाब ही नहीं दे पा रहे। हमने सिंपल से जो प्रश्न किया उसका जवाब ही नहीं दिया, घुमा फिरा के एक व्यवस्थित ढंग का वर्ड आज उनका है, व्यवस्थित ढंग से, उस व्यवस्थित ढंग की हमें परिभाषा सिखा दे। और अगर आप इतने दुखी, इतने पीड़ित, इतने चिंतित थे इस वर्ग के लिए, तो अभी तक आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया, इसका जवाब स्पष्ट बता दें। तो उसका जवाब नहीं देंगे उसको हर वर्ग के लिए आप, वो तो हम सुनते सुनते हमारे कान पक गए। सबका साथ सबका विकास, सच्ची में क्या है, सबका साथ भाजपा का विकास, वो तो हम कान सुन के बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार हम सुन लिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन तो हो। आरक्षण आप लागू तो करिए, जब संवैधानिक अधिकार है तो आरक्षण लागू कर दीजिए। आप अभी कर रहे हैं 27% कर दीजिए, वो और आगे हो जाएगा। चैनल पे बैठकर बात करने से कुछ नहीं होता, केवल कम से कम जनता के बीच में जाके कभी काम करिए, जनता के बीच में जाके देखिए। अभी आपने जो बातें कही उनमें से आप जहां आप बात भ्रष्टाचार की कर रहे हैं, तो आप अपने समय को याद कर लीजिए। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी व्यक्ति रहा हो, यदि उसने किसी भी प्रकार की गलती की है तो उसको दंडित करने का काम हमने किया। और आप तो लगातार आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। आपके समय के जितने लोग घोटालों में पकड़े गए सब जेल के अंदर थे, सबको सजा हुई। साथ ही साथ केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। देश के अंदर यदि आपको जनता पसंद करती होती तो आज आप सरकार में होते। जनता ने देख लिया कि आपके समय पे कितने घोटाले होते थे, आपने झूठे वादे करके जनता के बीच में पहुंचने का प्रयास किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम के साथ इस प्रदेश की जनता और देश की जनता खड़ी है। तब हम आज देश में भी सरकार में और जनता किन वर्गों के साथ खड़ी है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए ठीक है, फिलहाल देखिए समय की कमी है, इसलिए अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं देवदत्त जी से। देवदत्त जी देखिए, नहीं लगता कि होड़ सी मची हुई है? इसके पहले हमने देखा कि एक बयान आता है अमित शाह जी का और भीमराव अंबेडकर को लेकर, इसके बाद फिर कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत मच जाती है। संविधान बचाओ रैली, जय बापू जय भीम को लेकर रैली निकाली जाती है, बीजेपी फिर इसकी कहीं ना कहीं तोड़ निकाल लेती है। कुल मिलाकर देखा जाए, पहले दलित वर्गों को लेकर तमाम तरह की होड़ मची हुई थी दोनों ही पार्टियों में, कोई कौन किससे आगे बढ़े। अब ओबीसी को लेकर भी कहीं ना कहीं लगता है कि वर्गों को लेकर भी अब कहीं ना कहीं सियासत मची हुई है, वो भी श्रेय की सियासत, किस वर्ग का किसने कितना भला किया। वो तो मैंने पहले ही कहा था कि अब जो मंडल कमंडल की राजनीति सियासत बरसों पुरानी है और उसको आजमाए हुए नुस्खे हैं लोगों की, सरकार में आए हैं इस मुद्दे पे।
तो यही उसी को धार देते हैं किसी न किसी बहाने से। जब अभी ये हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर सियासत गर्म है उधर। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी कि जनता पे ये चीजें असर करेंगी, जो एक होड़ मची हुई है। जनता जागरूक है, मैंने उसका बहुत आपको, जनता तो ठीक, मैंने पिछड़े वर्ग का जो बताया कि पिछड़ा वर्ग कोई एक जाति थोड़ी, बहुत बड़ा समूह है वो, और उसमें विभिन्न जाति के लोग हैं। तो जब उन्हीं में अपने आपस में नहीं हो सकता, ये तो एक कहने के लिए है, लेकिन जिस काम के लिए राजनीतिक दल ये सब करते हैं वो बहुत कठिन है। ऐसे वोट नहीं मिलते कि पिछड़ा वर्ग को ऐसा कर लो तो ऐसा, आज किसको नौकरियां मिल रही, किसको क्या हो रहा है, बहुत कठिन होता है लोगों का दिल जीतना, और उनके बीच जब तक आप काम ना करो दिन रात तब तक बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह की देवदत्त जी, को मिलाकर देखा जाए, दल कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, सियासत से पहले तासीर कहीं ना कहीं समझनी रहेगी कि जनता के बीच आखिर कौन से मुद्दे काम करने वाले हैं। चलिए फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आरक्षण पर तकरार और आर पार फिर से मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। पहले देखा जा रहा था कि एक वर्ग को लेकर, दलितों को लेकर राजनीति मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही थी। संविधान बचाव की दुहाई दी जा रही थी, बीजेपी के अपने तर्क थे, कांग्रेस के अपने थे, तमाम तरह की चीजें थी, और अब ओबीसी को लेकर भी कहीं ना कहीं ऐसा ही घमासान मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।